हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में अध्याय 5 पर बात करने वाले हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो अब बात आती है सर, ये जो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत हैं ये हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? यदि पढ़ना चाहिए तो क्यों? क्या इसका मुख्य उद्देश्य ओनली वन एग्जाम ही होता है? नहीं। देखिए, हर एक विषय को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो एग्जाम के साथ साथ समाज और उसके ज्ञान को प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य यदि आप एग्जाम बना के पढ़ रहे हो तो आप सफल हो जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यदि आप एग्जाम के उद्देश्य से पढ़ोगे तो आप ओनली वन उसके क्वेश्चनों पर, उसके टॉपिक पर, उसके की पॉइंट पर ध्यान दोगे। और यदि आप उसको सीखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हो तो फिर आप उस विषय की गहराई में जाकर उसके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करोगे। ऐसा होता क्यों होता? तो हम लोग यहाँ पर एक विषय को सीखना चाहते हैं, और जब आप विषय को सीख जाओगे तो आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। जब आप विषय को सीखना चाहते हो तो आपको यहीं से टॉपिक की शुरुआत भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो उसका जो शीर्षक होता है वो बहुत कुछ सूचनाओं को अपने साथ समायोजित रखता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, दिख रहा है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब दिमाग में आता है, अब यहीं से हम लोगों का ये शुरुआत हो जाती है, यहीं से आपके दिमाग में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि वंशागति क्या है और विविधता क्या है। वंशागति क्या है और विविधता क्या है, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। वंशागति और विविधता क्या है, ये आपको यदि समझना है तो इसके लिए आपको समझना पड़ता है आनुवंशिकी। क्या समझना पड़ता है? आनुवंशिकी को समझना पड़ता है। अब आप कहोगे सर अभी तो दो में कन्फ्यूजन था कि वंशागति क्या है, विविधता क्या है। अब आपने एक नाम और दे दिया है, आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। तो मैं वही कहना चाहता हूं आपसे कि वंशागति तथा विविधता सीखना चाहते हो तो आनुवंशिकी को समझना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों को दिमाग से अलग करके एक बात आपके दिमाग में आ जाती है कि आनुवंशिकी क्या है। सॉरी, तो आनुवंशिकी क्या है देखना कितना इजी इसका डेफिनेशन होगा। वंशागति क्या सीखना था हमको? वंशागति, तो वंशागति तथा विविधता। वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यदि कोई पूछता है आपसे आनुवंशिकी क्या है, तब आपका आंसर होगा वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, है ना। या फिर आप बोल सकते हो आनुवंशिकी एक वह शाखा है या आनुवंशिकी ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम वंशागति व विविधता का अध्ययन करते हैं, है ना। आनुवंशिकी क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात आती है कि वंशागति क्या है ना। वंशागति क्या है, चलिए वंशागति देखते हैं क्या है। आनुवंशिकी क्या है, क्लियर हुआ। वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है या आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है वंशागति क्या है। चलिए देखते हैं वंशागति क्या है। तीसरा बिंदु क्या होगा हमारा? वंशागति। वंशागति, तो अब वंशागति क्या है? वंशागति है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ये बोल सकते हो आनुवंशिक लक्षणों का
आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यही ठीक रहेगा। ठीक है, जाना वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो अब वंशागति क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। अब बात एक आती है कि विविधताएं क्या है, क्योंकि आनुवांशिकी क्लियर हो गया, वंशागति क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में तीसरा क्वेश्चन आता है, विविधताएं क्या हैं। चलो देखते हैं विविधताएं क्या हैं। विविधताएं, विविधता क्या है? तो विविधता क्या है? जनक व संतति, जनक व संतति के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है? जनक व संतति के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। यानी जनक और संतति के मध्य जो अंतर पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब बात आती, विविधताएं आती किसके थ्रू है? विविधताएं जो हैं वो आती किसके थ्रू हैं? देखिए विविधताएं किसके थ्रू आती हैं, तब आपका आंसर होगा। यदि कोई पूछता है विविधताएं किसके थ्रू आती हैं, तब आपका आंसर होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन के कारण ही विविधताएं उत्पन्न होती हैं। क्या होता है? लैंगिक जनन के कारण ही विविधताएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं हम लोग एनसीईआरटी से बाहर चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो चैप्टर है, जो शीर्षक है, उसको क्लियर किया। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। आनुवांशिकी क्या है, वंशागति क्या है और विविधता क्या है। और चौथा बिंदु एक और क्लियर हुआ, विविधताएं उत्पन्न किसके कारण होती हैं। तो विविधताएं उत्पन्न करने के लिए जिसका महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है? लैंगिक जनन है। क्या है? लैंगिक जनन है। अब एक बात आती है कि यहाँ पे जो आनुवांशिकी शब्द है, आनुवांशिकी शब्द है, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आनुवांशिकी शब्द देने वाले, तो आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? आनुवांशिकी शब्द। तो यदि कोई पूछता है कि आनुवांशिक शब्द किसने दिया था, तब आपका आंसर होगा आनुवांशिकी शब्द दिया था वैटसन ने। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने दिया था? वैटसन ने। वैटसन ने आनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया था। अब बात आती है, ठीक है, आनुवांशिक शब्द का प्रयोग वैटसन ने किया था, तो आनुवांशिकी के पिता कौन होंगे? आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के पिता कौन थे? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, मेंडल थे। कौन थे? मेंडल। लेकिन एग्जामिनर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो पूछेगा आपसे आधुनिक
आनुवांशिकी के जनक, है ना। आनुवांशिकी के जनक तो पता होगा तुमको मेंडल, लेकिन वो पूछेगा कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है। अब आप मेंडल बोल रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जनक हैं, है ना, किंतु आधुनिक नहीं है। तो आधुनिक जनक कौन है, तब आपका आंसर होगा बैटसन। कौन होगा, बैटसन होगा। यहां पर आपको 3 बिंदु और क्लियर हो गए कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, आपका आंसर होगा बैटसन ने दिया था। आनुवांशिकी के पिता कौन हैं, आपका आंसर होगा मेंडल हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन हैं, आपका आंसर होगा बैटसन है। कौन है, बैटसन है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीधा NCERT पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, NCERT पर, क्योंकि NCERT शुरू हो उससे पहले आपको ये जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे उनको मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि यदि आप इन की पॉइंट को बिना पढ़े हुए सीधा NCERT पर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए NCERT बुक रखिए अपने पास। अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत क्या लिखा हुआ है। क्या आपने कभी यह सोचा, क्या आपने कभी यह सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? बिल्कुल बात ठीक है। आपने देखा होगा इस अपने व्यवहारिक जीवन में, इस पूरे जीव जगत में कि समान जीव, अब इस लाइन को मैं एक छोटे से लाइन में क्लियर कर देता हूँ, एक छोटे से वाक्य में क्लियर कर देता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि आप NCERT कह रही है कि हाथी जो होता है एक शिशु हाथी को ही जन्म देता है। तो आप एक बात सुनते होंगे कि जो हाथी जो होता है, एक हाथी शिशु हाथी को ही जन्म देता है और एक आम के बीज से आम के पौधे का निर्माण होता है। ये तो बात क्लियर है। इसको मैं एक शब्द में बोल सकता हूं कि समान जीव अपने समान दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। यही तो बात है, समान जीव अपने समान दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। वही तो बात हो गई कि हाथी जो है अपने समान शिशु हाथी को जन्म देता है और आम का बीज एक नए आम के पौधे को उत्पन्न करता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो वही लिखा हुआ है। किंतु ऐसा क्यों होता है ना? और ऐसा क्यों नहीं होता है कि आम के पौधे से बबूल के पौधे का निर्माण हो जाए, है ना, हाथी से किसी चूहे का निर्माण हो जाए? हो सकता क्या? नहीं हो सकता ना, असंभव है। तो वही NCERT कह रही है क्यों असंभव है। चलिए देखते हैं क्या है। माना कि संतति अपने जनक से मिलती जुलती है, पर क्या वह उसमें बिल्कुल ही भिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? सीधी बात है कि आपने एक और देखा होगा, संतति बेशक अपने जनक से बिल्कुल समान दिख रही हो, किंतु वो समान होगी ऐसा जरूरी नहीं है। वो आकार के रूप से यदि समान है तो जीनी कैरेक्टर के आधार पर डिफरेंस होगी, है ना। किंतु याद रहे होना चाहिए वहां पर लैंगिक जनन। अभी मैंने क्या कहा था, जो विविधताएं आती हैं वो किसके कारण आती हैं? मैंने कहा था लैंगिक जनन कारण। इसीलिए तो मैं आपको अभी मैंने कहा, जो मैंने अभी आपको की पॉइंट पढ़ाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं। उनको यदि आप नहीं पढ़ोगे तो NCERT समझ में नहीं आएगी। और वो भी NCERT ही थी। हम लोगों ने जो आज के चैप्टर का शीर्षक था उससे कई बिंदु निकाले, हम NCERT से बाहर नहीं गए थे, ठीक है। तो वही आगे की विविधता आएंगी कब? लैंगिक जनन से। तो वही तो NCERT कह रही है कि देखिए विविधताएं होंगी, बेशक वो आकार के रूप से समान दिख रहा हो, जो संतति है वो अपने जनक के समान आकार के रूप में बेशक दिख रहा हो, किंतु वो जीनीय दृष्टि से भिन्न हो सकता है। किंतु ये संभव तभी है जब लैंगिक जनन हुआ हो। क्या हुआ हो? लैंगिक जनन की घटना संपन्न की गई हो।
क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी। अब आनुवांशिकी क्या है? मैं अभी पढ़ा के आया हूं आपको। आप कहोगे आनुवांशिकी क्या है? वंशागतित विविधताओं का, जिसके अंतर्गत हम वंशागतित विविधताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। कितना जी है? चलो एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी, जिसे हम आनुवांशिकी विज्ञान, ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों का विचार करती है। मतलब इसी तरह के प्रश्न जो भी आपके दिमाग में आ रहे थे, जो अभी आपके दिमाग में आ रहे थे, वही सब प्रश्नों का उत्तर यदि किसी के पास है तो वो आनुवांशिकी के पास है। सॉरी। तो इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वो किसके पास है? आनुवांशिकी के पास है। जरा आनुवांशिकी पर मैं 3 बिंदु बता चुका हूं। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? आनुवांशिकी के पिता कौन हैं? और आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो आपका आंसर होगा, तीनों का आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। मैं पुनः रिकॉल कर देता हूं। आनुवांशिकी शब्द बेटसन ने दिया। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता भी बेटसन हैं, किंतु आनुवांशिकी के पिता यदि पूछा जाता है, आनुवांशिकी के जनक पूछा जाता है, तब आंसर होता है मेंडल है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको बता के आया हूं आनुवांशिकी क्या है, जिसमें वंशागति तथा विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। आगे क्या लिखा है? अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति में लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। बिल्कुल बात ठीक है। तो समानता क्यों होती है, असमानता क्यों होती है? मैंने बताया है समानता तब होती है यदि पूछा जाए जनक और संतति, है ना। यदि प्रश्न आता है जनक और संतति में समानता कब आएगी? जब होगा अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन। और जनक व संतति में असमानता कब आएगी? या फिर सीधा बोल सकते हो भिन्नता कब आएगी? जब लैंगिक जनन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखते हैं। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वंशागति क्या है? वंशागति जो है आनुवांशिकी का आधार है। तो आनुवांशिकी का आधार क्या है? वंशागति है। देखिए, जैसे मैं एक हल्का सा फ्लो चार्ट बना के बता देता हूं। आनुवांशिकी क्या है? आप कहोगे आनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग वंशागति विविधताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति और विविधता, इन्हीं का तो अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति और विविधताओं का अध्ययन करते हैं। किंतु आनुवांशिकी का जो आधार है वो क्या है? वंशागति है। सॉरी, आनुवांशिकी का आधार क्या है? वंशागति है ना। आनुवांशिकी का आधार विविधता नहीं है। गलती नहीं करना, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना, आनुवांशिकी का आधार क्या है? वंशागति है। ये सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। आगे पढ़ते क्या है। वंशागति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से, अब वंशागति क्या है मैं बता चुका हूं। वंशागति क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। यही तो परिभाषा लिखाई थी और वही एनसीईआरटी बोल रही। क्या बोल रही है? वंशागति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षण। अब विविधता क्या है? वंशागति तो हो गई, और विविधता क्या है? जनक और संतति के बीच पाई जाने वाली भिन्नता ही। ये तो परिभाषा बताई थी, तो वही लिखा है। विविधता जनक और संतति
के लक्षणों की असमानता की अवस्था है, असमानता की अवस्था है। यानी जो मैं की पॉइंट बता के आया हूं अभी, वही की पॉइंट एनसीईआरटी भी बोल रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे तक क्या लिखा हुआ है? मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक चयन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। मैंने ये भी आपको बताया कि जो विविधताएं हैं, विविधताएं किसके कारण आती हैं, तब मैंने आपको कहा था, याद रखना, विविधताएं लैंगिक चयन के कारण आती हैं। किसके कारण आती हैं? लैंगिक चयन के कारण आती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जब मनुष्य ने इस बात को जान लिया कि विविधताओं का जो आधार है, विविधताओं का जो कारण है वो लैंगिक चयन में छिपा हुआ है, तब उसने क्या किया? देखिए क्या लिखा। उसने पादपों और पशुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया, है ना, और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया। यानी अब इसने क्या किया? प्रकृति में 2 लाभदायक जीव लिए और उनका आपस में प्रजनन कराया। तो फिर क्या हुआ देखिए, तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। क्योंकि जो आधार था विविधताएं उत्पन्न करने के लिए, जो महत्वपूर्ण था, वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। तो मनुष्य इस बात को जान गया, जो हमारे पूर्वज थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, वो इस करेक्टर को, इस राज को जान गए और उन्होंने क्या किया कि 2 बेहतर गुणवत्ता वाली 2 जातियों को लिया और आपस में क्या किया, एक ही जाति के 2 जीवों को लिया और उनके बाद क्या किया, उनका आपस में जन्म कराया, जिससे क्या हुआ, इच्छित लक्षणों वाली, है ना, संतान प्राप्त की। उदाहरण दिया गया है पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर, है ना, कृत्रिम चयन किया और उनको पालतू बनाकर क्या किया, आज उच्च भारतीय किस्म प्राप्त कर ली है, जैसे पंजाब की शाहीवाल गाय, पंजाब की शाहीवाल गाय। आगे देखते क्या है, हमें मानना पड़ा है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागत विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इस घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। यानी उन्होंने बेशक इस घटनाक्रम को लाके रख दिया हो कि 2 बेहतर गुणवत्ता वाले, एक ही जाति के 2 बेहतर गुणवत्ता वाले जीवों के मध्य यदि चयन कराओगे तो इच्छित संतान, यानी उनसे बेहतर गुणयुक्त संतान प्राप्त होगी। इस बात को बेहतर जानते हो, किंतु वो इसके पीछे साइंस को नहीं जानते थे, विज्ञान को नहीं जानते थे। लेकिन शुरुआत कर दी उन्होंने, है ना, लेकिन उसके पीछे विज्ञान क्या कहना चाहती है, विज्ञान का क्या योगदान है, इस बात को वो नहीं जानते थे। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने अब उसके पीछे क्या किया गया है ना, किस प्रकार से आगे कहानी बढ़ी, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग काफ़ी की पॉइंट क्लियर किए और आप लोग पढ़ते रहिए। प्रत्येक दिन आपको बेहतर इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से मिलते रहेंगे और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और मैं इस बात को 100% सत्यता के साथ कहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि आप अपनी इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आपसे वो एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जिस बुक को पढ़ रहे हैं, है ना, जिस मटेरियल को पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर है, वो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो या क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि वो बायोलॉजी से संबंध रखता है तो आपसे वो जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।